हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद महेंद्रा में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट स्कीम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप मेरे साथ बने रहें, इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो आपको इस चैप्टर से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएगी। चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर, और हम उसको अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर ओपन कर रहा हूँ। हम उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिपॉजिट इन बैंक्स कैन बी कैटेगराइज एट। बैंकों में जो जमा राशि है उसको किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हमारे तीन टाइप के डिपॉजिट होते हैं: डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट और हाइब्रिड डिपॉजिट। ये तीन प्रकार के डिपॉजिट हमने पढ़े होंगे पहले, जब ये ट्रेनिंग आपने किया होगा। तो तीनों ही डिपॉजिट हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में डिमांड है, ऑप्शन बी में टर्म है, ऑप्शन सी में हाइब्रिड डिपॉजिट है, और ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द अबव है। इसलिए इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड। देखिए, डिमांड डिपॉजिट्स होता क्या है, हम लोगों ने ट्रेनिंग में सीखा होगा कि डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जहां कस्टमर अपना पैसा ऑन डिमांड विड्रॉल कर सके, है ना। तो कोई भी कस्टमर अपना पैसा ऑन डिमांड विड्रॉल तभी कर सकता है जब उसने अपना जो डिपॉजिट है या तो सेविंग अकाउंट में किया हो या करंट अकाउंट में किया हो। तो ये दोनों ही हमारे डिमांड डिपॉजिट में शामिल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए दिया है सेविंग अकाउंट, ऑप्शन बी दिया है करंट अकाउंट, और ऑप्शन दिया है बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो हमारा सेविंग और करंट दोनों डिमांड डिपॉजिट में आते हैं, इसलिए हम इसका आंसर सी करेंगे। उपरोक्त दोनों होंगे हमारे। क्लियर। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेविंग बैंक अकाउंट कैन बी। कि सेविंग बैंक अकाउंट में क्या हो सकता है। ऑप्शन ए दिया है विद चेकबुक फैसिलिटी, ऑप्शन बी है विदाउट चेकबुक फैसिलिटी, और ऑप्शन सी है आइदर ए और बी, और ऑप्शन डी है नाइदर ए नॉर बी। कहने का मतलब है कि ऑप्शन ए बोल रहा है कि चेकबुक सुविधा के साथ खोला जा सकता है। हाँ, खोला जा सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है बिना चेकबुक के भी खोला जा सकता है। हाँ, खोला जा सकता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में पासबुक देना मैंडेटरी है, चेकबुक एक ऑप्शनल ऑप्शन है। कस्टमर लेना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है। इसलिए इसका आंसर सी होगा, आइदर ए और बी, या तो ए या फिर बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट इन सेविंग बैंक अकाउंट इज पेड बाय द बैंक्स। कि जो इंटरेस्ट है सेविंग बैंक अकाउंट पे, वो पे किया जाता है बैंकों के द्वारा। ऑप्शन ए है मैक्सिमम बैलेंस मेंटेन इन अ मंथ। ये एक महीने में रखी गई अधिकतम शेष राशि पे देते हैं। ऑप्शन बी है ऑन डेली बैलेंस मेंटेन, की रखी गई दैनिक राशि पर देते हैं। ऑप्शन सी है मिनिमम क्रेडिट बैलेंस मेंटेन बिटवीन 10th एंड लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ, कि प्रत्येक महीने के 10वें और अंतिम कार्य दिवस के बीच रखी गई न्यूनतम जमा राशि। ऑप्शन डी है मैक्सिमम क्रेडिट बैलेंस मेंटेन्ड बिटवीन 10th एंड लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ, की प्रत्येक महीने के 10वें और अंतिम कार्य दिवस के बीच रखी गई अधिकतम जमा राशि। तो देखिए, आपने जब ट्रेनिंग में हमने बताया था कि जो हमारा इंटरेस्ट है सेविंग बैंक अकाउंट में, वो डेली बैलेंस मेंटेन पे दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा वी, होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इंटरेस्ट पेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन डिपॉजिट इज डिसाइडेड। देखिए, हर बैंक का जो इंटरेस्ट है वो बैंक खुद डिसाइड कर सकता है। ये आरबीआई ने सभी बैंकों को ये परमिशन दी हुई है। इसका कारण यह है कि हर किसी बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन एक सी नहीं है। कुछ बैंक प्रॉफिट ज्यादा कमाते हैं, कुछ कम कमाते हैं। तो इसलिए आरबीआई बैंक क्या इंटरेस्ट पे करेगा अपने डिपॉजिट्स पे, ये उनके ऊपर ही डिसीजन छोड़ा हुआ है। तो इसलिए स्टेट बैंक का भी जो इंटरेस्ट पे करने का जो डिसीजन है वो उनका, स्टेट बैंक का अपना खुद का ही है। तो आंसर सी होगा इधर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ओवरड्राफ्ट इज जनरली अलाउड बाय बैंक्स। ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा होती है वो आमतौर पे करंट अकाउंट होल्डर को ही दी जाती है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है सेविंग अकाउंट, ऑप्शन बी दिया करंट अकाउंट, ऑप्शन सी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ऑप्शन डी रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। तो हमारा चालू खाता यानी करंट अकाउंट आंसर होगा। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7, सेविंग बैंक अकाउंट इन द बैंक आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। कि जो हमारा बचत बैंक खाता होता है उसमें कुछ प्रतिबंध होते हैं। वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए नंबर ऑफ विड्रॉल पर मंथ और क्वार्टर। हाँ ये ठीक है कि प्रति माह तिमाही निकासी की संख्या का ये रेस्ट्रिक्शन होता है सेविंग अकाउंट में। मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन इन द अकाउंट ऑन ऑल डेज। उनको जो है मिनिमम बैलेंस अपना मेंटेन करना पड़ता है, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है। ऑप्शन सी है अमाउंट ऑफ विड्रॉल पर डे एंड विड्रॉल थ्रू एटीएम। हाँ, अमाउंट जो पर डे कितना पैसा निकाल सकते हैं, कितनी बार विड्रॉल कर सकते हैं, इसका भी प्रतिबंध होता है। तो ये सभी प्रतिबंध होते हैं उसमें, इसलिए आंसर इसका होगा ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी होगा। यानी ये तीनों प्रतिबंध हैं कि वो निकासी की संख्या प्रति माह की और तिमाही की वो फिक्स्ड होगी, और सभी दिनों में खाते में बनाए रखने वाला न्यूनतम बैलेंस भी मेंटेन करना होगा। प्रतिदिन निकासी की राशि और एटीएम के माध्यम से निकासी, ये भी प्रतिबंध होता है सेविंग अकाउंट में, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। डी होगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, अकाउंट डज नॉट हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम बैलेंस। खाते में किसी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है, ये ठीक है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, दे आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ विड्रॉल इन अ मंथ इंक्लूडिंग एटीएम विड्रॉल। एटीएम निकासी सहित एक महीने में निकासी की संख्या पर प्रतिबंध है, ये भी ट्रू है। होल्डर्स ऑफ दीज अकाउंट्स आर नॉट एलिजिबल टू ओपन एनी अदर सेविंग बैंक अकाउंट इन दैट बैंक। ये वाला प्रतिबंध जो है कि इन खातों के जो धारक होते हैं उस बैंक में कोई अन्य बचत बैंक खाता खोलने के पात्र नहीं होते, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त सभी। आंसर हमारा डी होगा कि ऊपर के सभी उपरोक्त सभी होंगे इसमें, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट इसमें जो दिए हैं एबीसी वो सत्य हैं एक बेसिक सेविंग अकाउंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, करंट अकाउंट कैन बी ओपन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। कि जो बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है, पहला है इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से। हाँ, व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन बी है बिजनेस एंटिटीज लाइक फर्म्स कंपनीज। हाँ, बिजनेस एंटिटीज तो करती ही हैं, ये तो मेन उन्हीं के लिए बना होता है। ऑप्शन सी है इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट बॉडीज और सोसाइटीज। हाँ, ये भी अपना लेन देन करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन हो या कोई गवर्नमेंट बॉडी जो पीएसयू है या कोई सोसाइटी है वो भी अकाउंट ओपन करती है, ये भी हमारे कस्टमर है। जब हमने कस्टमर पढ़े थे बहुत सारे, आपको याद होगा, तो ये कर सकते हैं अपना करंट अकाउंट। आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, कर सकते हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, बैलेंस इन द करंट अकाउंट अर्न्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ। करंट अकाउंट में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं, इसलिए हम आंसर नील कर देंगे। कोई भी नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं होता करंट अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट के संदर्भ में गलत स्टेटमेंट कौन सा है इनमें से, वो ये पूछ रहा है आपसे। हम ऑप्शन ए पढ़ते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड एट द स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। वो कह रहा है कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट में है वो एक स्पेसिफिक पीरियड कस्टमर से कहा जाता है और उस पर एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा, ये बताया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। वो पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये वाला तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन बी है मिनिमम पीरियड ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट 7 डेज एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स। तो ये भी सही है, लेकिन वो तो हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी ठीक है फिक्स्ड डिपॉजिट के संदर्भ में। ऑप्शन सी है डिपॉजिट रिसीव्ड इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नॉर इट इज ट्रांसफरेबल लाइक अ चेक। ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। इनकरेक्ट तो तीनों में से कोई भी नहीं है, इसलिए आंसर इसका डी होगा, नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं हम लोग। क्या है? कह रहा है फिक्स डिपॉजिट नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया सकता है? रीन्यू फॉर ऑप्शन ए है, रीन्यू फॉर अ फर्दर पीरियड ऑन मैच्योरिटी डेट। ये मैच्योर होने के बाद रीन्यू किया जा सकता है। तो ये तो सही है, हो सकता है रीन्यू। लेकिन वो तो पूछ रहा है क्या नहीं किया जा सकता है। ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी, ट्रांसफर नहीं हो सकता थर्ड पार्टी को। ऑप्शन बी में ये है। सी और देख लेते हैं। प्रीपेड बिफोर मैच्योरिटी डेट, हाँ हो सकता है ये। प्रीपेड हो सकता है मैच्योरिटी डेट से पहले अगर किसी को अर्जेंसी है। प्लेस टू द बैंक एज अ सिक्योरिटी, हाँ ये भी हो सकता है, सिक्योरिटी के रूप में इसको गिरवी रखा जा सकता है। तो ऑप्शन बी है जो नहीं हो सकता, वो है ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं किया सकता है एफडी अकाउंट। तो ऑप्शन ए बी हमारा आंसर है इसका, 12 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। नेम द अकाउंट इन विच कस्टमर डिपॉजिट a certain sum of amount as per prefix frequency generally monthly and at prefix interest rate on a specified period। अगर उस खाते का नाम बताइए जिसमें ग्राहक पूर्व निर्धारित आवर्ती आमतौर पर मासिक के अनुसार एक निश्चित राशि जमा करता है और एक निर्दिष्ट अवधि के पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर जमा करता है। तो ऐसे ऐसा जो डिपॉजिट होता है उसको हम रिकरिंग डिपॉजिट या आवर्ती जमा राशि कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट रिक्वायर्स द कस्टमर। आवर्ती जमा खाते के लिए ग्राहक को क्या करना आवश्यक होता है? तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे एक एक करके, फिर पता चलेगा हमें। ऑप्शन ए है डिपॉजिट एनी अमाउंट एट स्पेसिफाइड इंटरवल फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। नहीं, ऐसा नहीं है। एनी अमाउंट नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसको वो अमाउंट पहले से निश्चित करनी होगी जो हर इंटरवल में पे की जाएगी। तो ए वाला हमारा नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन बी है डिपॉजिट फिक्स्ड अमाउंट एट विल फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड। तो फिक्स्ड अमाउंट भी नहीं होता इसमें। नहीं, ये तो फिर फिक्स्ड डिपॉजिट हो जाएगा। ऑप्शन सी डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स फॉर एनी पीरियड। नहीं, एनी पीरियड नहीं। पीरियड भी निश्चित करना पड़ता है रिकरिंग में, कब तक वो जमा करेगा ये भी बताना पड़ेगा, इसलिए सी भी नहीं होगा। आंसर डी। ऑप्शन डी देखते हैं, डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट एट स्पेसिफाइड इंटरवल फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। हाँ, ये तीनों चीजें इसमें होंगी कि एक रिकरिंग अकाउंट ओपन करने के लिए, रिकरिंग डिपॉजिट करने के लिए कस्टमर को एक अमाउंट निश्चित करनी होती है, इंटरवल्स निश्चित करना होता है और टाइम भी निश्चित करना होता है। और जो उसने इंटरवल निश्चित किया है उस इंटरवल में वो रिपीट होता चला जाता है। जो अमाउंट उसने बनाया, मान लीजिए कि कोई कस्टमर 3,000 रुपए महीने हर महीने जमा करना चाहता है 6 साल के लिए, तो उसे हर महीने 3,000 ही पे करने पड़ेंगे। इंटरवल फिक्स होगा, अमाउंट भी निश्चित होगा और स्पेसिफाइड पीरियड होगा उसका। तभी रिकरिंग बनेगा। रिकरिंग का मतलब ही है आवर्ती, आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट होना। इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है डिमांड डिपॉजिट आर दोज विच कैन विड्रॉन। डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट वो होता है जहां कोई कस्टमर ऑन डिमांड अपना पैसा विड्रॉल कर सके। ठीक है ना, उसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। हम पहले भी अभी जब क्वेश्चन आया था तब हमने बात की थी। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ऑन रिक्वेस्ट। ऑप्शन बी है ऑन सैंक्शन बाय मैनेजर। ऑप्शन सी ऑन डिमांड और ऑप्शन डी ऑन परसुएशन। आंसर इसका होगा सी ऑन डिमांड। मांग पर वो अपना पैसा विड्रॉल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डिपॉजिट द डिपॉजिट विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट टू मीट कस्टमर्स नीड इन अ फ्लेक्सिबल मैनर आर नोन। तो ये हाइब्रिड डिपॉजिट होता है जिसमें कोई कस्टमर एक ऐसा डिपॉजिट बनाता है जहां वो अपनी जरूरत के हिसाब से डिमांड और फिक्स दोनों को साथ मिला के लेके चलता है। तो ऐसे डिपॉजिट को हम हाइब्रिड या फ्लेक्सी जमा राशि कहते हैं। तो आंसर सी होगा इसका, हाइब्रिड और फ्लेक्सी डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 17। द डिपॉजिट ऑफ कस्टमर्स इन अ बैंक इज इंश्योर्ड अप टू मैक्सिमम अमाउंट। देखिए, कोई भी अकाउंट जब ओपन किया जाता है तो बैंक द्वारा उसका एक इंश्योरेंस कराया जाता है। ठीक है, DIGC के थ्रू, DICGC। तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर को 5 लाख तक का कवर मिलता है। इसमें आंसर इसका इसलिए सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डज NEFT स्टैंड्स फॉर? NEFT का फुल फॉर्म क्या है? तो NEFT का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, है ना। तो हमारा ऑप्शन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है, ऑप्शन
बी सही होगा इसमें, ऑप्शन बी है वो आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा अब है 19। अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट डज आरटीजीएस स्टैंड फॉर, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका भी आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर विच इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ रेमिटेंसेस द फंड आर ट्रांसफर इन क्लियरिंग सेटलमेंट बैचेस? तो जब कोई फंड ट्रांसफर किया जाता है और उसको क्लियरेंस सेटलमेंट बैचेस में होता है, तो उसको हम एनईएफटी कहते हैं। एनईएफटी में ऐसा फीचर होता है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू आरटीजीएस, आरटीजीएस के थ्रू मिनिमम कितना अमाउंट आरटीजीएस करने के लिए होता है? आपको बताया था 2 लाख रुपए का मिनिमम आरटीजीएस होगा, इसलिए आंसर इसका ई होगा, 2 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 22, इन केस ऑफ लॉकर हायर्ड बाय 2 or more इंडिविजुअल jointly and operated jointly, such hires can nominate 1 or more nominee। देखिए, जब भी कोई 2 लोग मिलकर एक लॉकर को लेते हैं तो वो अपना सेपरेट नॉमिनी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो आंसर जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, आंसर ए होगा, ट्रू सत्य है ये। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर विच द डिपॉजिट ऑफ कस्टमर इन अ बैंक इज इंश्योर्ड अप टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 lakhs। ये 50,000 बाई मिस्टेक आ गया है, आई थिंक। आप इसको 5 लाख, 5 लाख कंसीडर करिएगा सभी। 23 में जो 50 को 5 lakhs ही आप अमाउंट कर लेना अपना, ताकि आपका मिस्टेक ना हो। से 5 लाख कर लें आप सभी प्लीज, सारे के सारे नोट कर लीजिए इस चीज को कि ये 50,000 नहीं है, 5 लाख है। ये 5 लाख का कवरेज होता है इसमें। ये बाय टाइपिंग एरर हो गया है, इसलिए आप इसको ठीक कर लीजिए। तो इसका आंसर सी होगा। हम डी आई बैंक क्या करता है, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के थ्रू एक कस्टमर का इंश्योरेंस करा देता है कि अगर बाई चांस बैंक दिवालिया हो जाता है तो जो कस्टमर को 5 लाख तक का कवरेज मिल सके। तो इसका सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, थ्रू विच द बैंक मित्र कैन असिस्ट द कस्टमर टू विड्रॉ द मनी बाय हिज हर आधार नंबर। वो कह रहा है कि किस इनमें से कौन सा है जिसके थ्रू एक कस्टमर, सॉरी एक बैंक मित्र कस्टमर की मदद कर सकता है आधार नंबर के जरिए पैसा विड्रॉल करने में? तो ऐसी सुविधा को हम आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम कहते हैं। तो बैंक मित्र के पास क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसे हम माइक्रो एटीएम कहते हैं, उसके जरिए वो उसके आधार नंबर को यूज करके और उसका ई ई वेरिफिकेशन करके, KYC वेरिफिकेशन करके बैंक से उसको विड्रॉल करने में मदद करता है। इसे हम आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम कहते हैं कि जब कस्टमर आधार नंबर के थ्रू पैसा विड्रॉल कर सकता है। बी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25, थ्रू विच द बैंक मित्र कैन असिस्ट कस्टमर टू ट्रांसफर द मनी बाय हिज हर आधार नंबर। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से क्या है जिसके थ्रू कोई कस्टमर अगर किसी दूसरे व्यक्ति को आधार नंबर के जरिए पेमेंट ट्रांसफर करना चाहता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति का उसके पास आधार नंबर है, उसके जरिए वो उस आधार नंबर को यूज करते हुए पेमेंट ट्रांसफर करना चाहता है, तो बैंक मित्र क्या करते हैं, बैंक मित्र के जरिए, मदद के जरिए वो पैसा ट्रांसफर कर सकता है। तो इसको जब हम ट्रांसफर करते हैं तब हम इसको कहते हैं आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। जहां आधार नंबर के जरिए किसी को पैसा पे किया जाता है तो उस टेक्नोलॉजी या उस प्लेटफॉर्म को हम आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम कहेंगे। तो आंसर हमारा ए होगा। पहले में उसने निकाला था तो उसे हमने AEPS बोला था, लेकिन जहाँ पे वो पैसा ट्रांसफर कर रहा है आधार नंबर के जरिए तो उसे हम आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम कहेंगे। ए आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेबली, ये रिपीटेटिव कई बार रिपीट हो चुका है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंडर विच फैसिलिटी बैंकिंग कस्टमर कैन यूज मोबाइल बैंकिंग बाय डायलिंग *99#। वो कह रहा है कि जो *99# जो नंबर है इसको डायल करके कस्टमर मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकता है। तो ये किस फैसिलिटी के जरिए होता है ये? तो ये होता है NUUP, नेशनल यूनिफाइड USSD डेवलपर प्लेटफॉर्म। बी आंसर होगा। इसमें क्या होता है कि जिन व्यक्ति के पास स्मार्टफोन नहीं है
वो इस डिजिट को डायल करेंगे तो उनके पास एक फोन बुक का मेन्यू आ जाएगा, और जो भी ऑप्शन उसमें अवेलेबल है उसको फॉलो करते हुए वो फोन बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। तो ये बी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भीम यूपीआई इज डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भीम हैज बीन conceived and launched by the Honorable Prime Minister of India। जो भीम यूपीआई है वो एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया डेवलप किया गया था, और इसको लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किस डेट पर? तो ये 30 दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। ये डेट याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मिनिमम और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन द सेविंग इन द स्कीम पीपीएफ प्रोविडेंट फंड। कह रहा है कि जो प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूशन कोई कस्टमर कर सकता है? तो इसमें मिनिमम 500 रुपीज है और मैक्सिमम 1.5 लाख है। तो इसलिए इसका आंसर ए होगा, इतना ही कंट्रीब्यूशन एक कस्टमर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, वैन इज सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट मच्योर। ये एक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है, कब मच्योर होता है? वो किस साल में मच्योर हो जाता है? आंसर इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, अटल पेंशन योजना इज अ गवर्नमेंट पेंशन स्कीम एंड मेनली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग ओल्ड एज सिक्योरिटी टू। वो कह रहा है कि जो अटल पेंशन योजना है वो सरकारी स्कीम है जो कि मेनली ओल्ड एज सिक्योरिटी देने के लिए किसको किसके किसके लिए ये बनाई गई है, किसको फोकस करती है ये ज्यादा? तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको फोकस करती है, क्योंकि उनके पास किसी और प्रकार की कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को ये सपोर्ट करने के लिए स्कीम बनाई गई है, तो उसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, द ड्यूरेशन ऑफ SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज 5 years एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर स्कीम इज डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट। द मिनिमम एंड द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। वो कह रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जिसकी जो 5 साल के लिए होती है और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, ये वो आपसे पूछ रहे हैं। तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम जो है, मिनिमम 1,000 रुपये है और मैक्सिमम 15 लाख रुपए है। तो इसका आंसर होगा बी। तो हमने आज चैप्टर 3 वेरियस डिपॉजिट स्कीम और रेमिटेंसेस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए। आप मेरे चैनल को के साथ बने रहिए, और जिन भी लोगों को डीआरए का एग्जाम देना है आप उनको मेरा चैनल शेयर कीजिए। उनको बहुत मदद मिलेगी मेरी वीडियो देखने से। आप पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट मेरी वीडियोस को देखकर काफी अच्छे मार्क्स लाकर डीआरए सर्टिफाइड हो चुके हैं। मैं आने वाले टाइम में और भी नई नई वीडियोस डालूंगा। मेरा पर्पस डीआरएस को मदद करना है कि डीआरए जो एग्जाम में पास नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको कई बार पता नहीं होता कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे। कई बार वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश में ही ट्रेनिंग कराते हैं, हिंदी में उनको नहीं मदद मिल पाती है। तो मेरा पर्पज है कि जितना हो सकता है मैं आप लोगों की मदद करूं। आप अपने सभी जानकार लोगों को मेरी वीडियो शेयर करें। जो भी लोग डीआरए का एग्जाम देना चाहते हैं उनको दें, ताकि वो सीख सकें और एग्जाम में पास हो सके। और हम आप फिर से नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाजत चाहता हूँ। फिर हमारी मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, और सभी मेरी साथ बने रहिएगा।